क्या आप इस बार एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में हिंदी में 20 में 20 नंबर पाना चाहते हैं? तो आइए मेरे प्याले प्याले बच्चों, तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए बनी है। आइए आप सभी का सबसे पहले रोजगार संघ विपिन चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी बच्चे जो इस बार जनवरी फरवरी 2025 में होने वाली एसएससी जीडी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल सिलेक्शन पक्का करने के लिए हिंदी का सीरीज लेकर के आया हूं। उसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छे इसके एक्सप्लेनेशन डिलीवर करूं। तो आइए इसी सिलसिले में मैं हाजिर हूं आज आप सबके बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के। तो बिना देरी किए आइए फटाफट चालू करते हैं एक्सप्लेनेशन। ये जो हमारा सेट है प्रैक्टिस सेट, वह 20 फरवरी 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ सेट है। तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है हिंदी का, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है, पूछा जा रहा है कि सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, दिए गए वाक्यांश में सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। एक सेंटेंस दिया, एक वाक्य दिया है कि जो संविधान के अनुकूल हो, जो संविधान के अनुकूल हो। यह एक अनेक शब्द दिया हुआ है, एक वाक्य दिया हुआ है, और इसके लिए एक ही शब्द में हमें चुनना है जो बिल्कुल सार्थक हो, और उस एक शब्द से मालूम पड़े कि ये पूरा जो हमारा सेंटेंस है वो क्लियर सेम चीज बयां करता हो। सार्थक शब्द, सार्थक मतलब क्या होता है? वैसा शब्द, आप सबसे पहले ये समझ लें कि सार्थक शब्द का मतलब ही होता है 100 मतलब 7 और ये अर्थ। ऐसा शब्द जो बिल्कुल अर्थ क्लियर हो, जिसका अर्थ जो है ना बिल्कुल सही अर्थ प्रदान करता हो, उसे हम बोलते हैं सार्थक। अगर इसी में आप निरर्थक लगा दें, नी लगा दें, तो ये क्या होता है कि वैसा शब्द जिसका बिल्कुल क्लियर अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं निरर्थक। इसको अगर देखें तो इसको लिखा जाता है निरर्थक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाक्य के लिए हमको सार्थक शब्द पूछा जा रहा है। देखिए, जो संविधान के अनुकूल हो, संविधान के अनुकूल होगा कानूनी। कानूनी यहाँ पे हम पढ़ते हैं, एक कानूनी है, एक नियमानुसार। कानूनी मतलब क्या है? कानून के अनुसार। कानून के मतलब है कानून के अनुसार। ठीक है, कानून के अनुकूल, अनुसार भी दे सकते हैं, अनुकूल भी इसको लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कानूनी। अब नियमानुकूल का मतलब क्या होता है? ये होता है नियम के अनुकूल। नियम के अनुकूल, अनुकूल का मतलब ही होता है अनुसार। ठीक है जी, तो इसका मीनिंग हो गया नियम के अनुकूल। अब देखिए अवैध, वैध मतलब क्या होता है? वैध मतलब, अगर अवैध की बात करें तो इसको आप लिख सकते हैं अ प्लस वैध। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, वैध मतलब क्या होता है? सही होता है, सही। और अ अगर लगा दिए तो क्या हो गया यहाँ पे? नहीं। अ का मतलब ही होता है यहाँ पे, अ का मतलब क्या होता है? नहीं। जो सही नहीं हो, अवैध हो, मतलब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं जो सही नहीं हो, या जो वैध नहीं हो। जो वैध मतलब वैध नहीं हो। ठीक है, अब देखिए एक जो बच गया संवैधानिक। जो संविधान के अनुकूल हो, जो संविधान के अनुकूल हो, इसको बोलते हैं संवैधानिक। तो हमारा जो आंसर होगा कि जो संविधान के अनुकूल होगा वह क्या होगा? संवैधानिक। तो यही हमारा सटीक सार्थक शब्द होगा इस पूरे वाक्य के लिए। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, हमारा डी आंसर सही होगा। बिल्कुल अर्थ से स्पष्ट है। आप एग्जाम में समय बचाइएगा। आप जैसे यहाँ पे संविधान के अनुकूल देखें, संविधान के अनुकूल संवैधानिक होता है, नियम के अनुकूल नियमानुकूल होता है। मैं समझने के लिए, आपको ज़्यादा जानकारी के लिए सभी शब्द को अलग अलग तोड़ करके बता रहा हूँ, जो आपको अगर दूसरी तरह के क्वेश्चन पूछे तो आपको दिक्कत ना हो। लेकिन आपको एग्जाम में समय बचाना है, तो जैसे ही संविधान के अनुकूल हो उसे संवैधानिक मार करके टिक लगा करके आगे निकल जाना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि हमको वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। जी हाँ मेरे प्याले प्याले बच्चों, आप समझें कि ऐसा पूछा जा रहा है इस सवाल में कि ऐसा हमको वाक्य का भाग ज्ञात करना है जिसमें त्रुटि होनी चाहिए, जिसमें त्रुटि होनी चाहिए, जिसमें गलती होनी। त्रुटि मतलब क्या होता है? गलती होना जी, अशुद्धि होना, अशुद्धि होना, ये होना चाहिए। अब देखिए, यह काम 4 आदमी का है, यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है,
इस वाक्य का सभी पार्ट को यहाँ पे अलग अलग ABCD ऑप्शन में दिए गए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारा जो वाक्य है, वाक्य का जो मतलब वाक्यांश है, जो भाग है जिसमें त्रुटि है, जिसमें गलती है, आप उसका पता लगाइए। देखिए यहाँ पे है इसे अकेले मत करो, इसे अकेले मत करो, यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं लग रहा है, तो ये सही होगा। मतलब हमको चूंकि सवाल पूछ रहा है, गलत कौन सा भाग है इसके लिए, ये हमारा आंसर नहीं होगा। कोई त्रुटि नहीं है, ये बाद में देखिए। यह काम में भी कोई त्रुटि नहीं है, इसके लिए हमारा यह भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 आदमी का, जी देखिए 4 क्या है, एक से ज़्यादा आदमी है। तो अगर यहाँ पर एक आदमी लिखें तब तो यह सही मालूम पड़ता है, लेकिन एक क्या है, एक वचन है और इसके साथ आदमी लगा दिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 है जी। 4 मतलब क्या होता है, ये बहुवचन है, एक वचन नहीं, एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पे 4 व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, आदमी की जगह आदमियों। यह क्या है कि यह काम जो है वह 4 आदमियों का है, इसे अकेले मत करो, ठीक है। 4 आदमी, इसमें अशुद्धि हो गया, इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर ये सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमको पूरा वाक्य पढ़ करके देखना है कि कहाँ पे अशुद्धि है, हमको उसी का पता लगाना है। तो 4 आदमी की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आदमियों हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। आपको देखिए हिंदी भाषा तो पहले से ही आप जानते हैं और हम लोग कंटिन्यू इसका मतलब बोलने में प्रैक्टिस करते हैं या फिर लिखते भी हैं, तो बहुत चीज़ पहले से समझ में आ जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी और जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे जो वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करना है। ये पूरा वाक्य दिया है कि सीता माता का नाम भी है, सीता माता का ही पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है जी। तो सीता माता का पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, मैंने पिछले सेशन में ही बताया था, सीता जी का जो पर्यायवाची शब्द है वह सीता जी को जानकी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका नाम जनक नंदिनी भी है, जनक नंदिनी भी है, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता है कि सीता माता का नाम जानकी है, तो आप फटाफट यहाँ पे जानकी में टिक लगाइए और आगे निकल जाइए। वैसे अर्थ समझ लीजिए, ये हमारा कोयल तो क्या है, पक्षी का नाम है, तो ये तो होगा नहीं, पक्षी का नाम है, ठीक है। और लौकिक का मतलब क्या होता है, लोक से जुड़ा हुआ। लौकिक का मतलब होता है लोक से जुड़ा हुआ, यानी कि सांसारिक। इसको आप सांसारिक बोल सकते हैं, लोक से संबंधित है, लोक से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सीता माता के नाम से इसका कोई लौकिक का मतलब नहीं है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। कोयल पक्षी का नाम है तो इसका पर्यायवाची होगा नहीं। और मन भावन भी क्या होता है, मन को भाने वाला जी, मन को भाने वाला। तो मन को भाने वाला जो है ना, ये सीता माता का पर्याय नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम पहले से जानते हैं, और अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करें तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 हमारा अगर छट जाता है तो हमारा एक ही बचता है जानकी, वो ऑप्शन ए सही होगा, जानकी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। जी लोकोक्ति, आपने मुहावरा के बारे में तो पहले से ही सुना है। मुहावरा और लोकोक्ति लगभग एक ही जैसे होते हैं, अब देखिए लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, लोक जो उक्ति, लोगों के द्वारा जो उक्ति कही, जो मतलब बात बनाई गई, उसे ही उनके जो उक्ति हुए उसी को लोकोक्ति बोले। पुराने भाषा में जब हम बहुत बड़े बड़े शब्द को, बड़े बड़े वाक्य को, बहुत बड़ी चीज़ को श्रृंगारित करने के लिए छोटे छोटे शब्दों में बयां कर देते हैं, उसे ही लोकोक्ति या मुहावरा समझा जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसका किसका पूछ रहा है कि अपनी करनी पार उतरनी। जी हाँ अपनी करनी पार उतरनी का लोकोक्ति पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी मतलब क्या होता है जी, करनी मतलब होता है कर्म, करनी मतलब कर्म, कर्म को काम भी बोल सकते हैं। अपनी मतलब अपना स्वयं की, जो हम स्वयं का काम करते हैं ना, पार उतरनी, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें,
तो इसका आंसर होगा सी, कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जी हाँ, अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही क्या मिलता है, फल मिलता है। जैसा वो काम करेगा वैसा ही उसको फल भी मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, गुणहीन व्यक्तियों के कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है। जी ना, अपनी करनी पार उतरनी से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जहाँ रहो वहाँ के रिवाज के अनुसार रहो, अपनी करनी पार उतरनी, इससे भी इसका कोई संबंध नहीं है। और संगठन में शक्ति होती है, तो करनी पार उतरनी से इसका भी कोई संबंध नहीं है। तो अगर एलिमिनेशन विधि का प्रयोग करें तो भी हमारा सी ही बचता है। और वैसे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ 100-200 हमारे लोकोक्ति मुहावरा की अगर प्रैक्टिस आप कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो वैसे भी आपको इसका अर्थ पता चल जाएगा। अब इसको अगर हम वाक्य के रूप में प्रयोग करें तो राम के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा जैसा अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि उन्होंने, राम ने जैसा काम किया ठीक उनको वैसा ही फल मिला। इस तरीके से आप सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल में पूछ रहा है कि पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प क्या है। जी, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प पूछा जा रहा है। किसका? कोष्ठक में दिए गए शब्द का। कोष्ठक मतलब क्या? ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे कांटे जो है हमारे कोष्ठक में दिए गए हैं, कांटे हमारे कोष्ठक में दिए, इसी के हमको पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कांटा का जो है ना, कांटा का पर्यायवाची शब्द पता करना पड़ेगा। कांटा का पर्यायवाची शब्द होता क्या है? तो कांटा को हम क्या क्या बोलते हैं ये जान लीजिए। देखिए, कांटा को सूल भी बोला जाता है। कांटा को क्या बोला जाता है? सूल भी बोलते हैं। उसके बाद कांटा को कंटक भी बोलते हैं। ठीक है जी, कांटा को कंटक बोलते हैं। कांटा को सुई भी बोला जाता है। ठीक है, कांटा को हुक भी बोलते हैं, हुक भी बोला जाता है। उसके बाद इसको खार भी बोला जाता है। इतने सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो कांटा का वैसे देखें तो यहाँ पे इसका आंसर सूल दिया हुआ है, तो हमारा पर्यायवाची शब्द में यहाँ पे सूल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आंसर सूल हो जाएगा। इसमें से ये सब भी अगर रहता तो ये भी हमारा आंसर होता। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। अगर कोई दूसरा शब्द दिया रहेगा तो भी आप इसको सही हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कुर्म का मतलब क्या होता है जी? कुर्म का मतलब होता है कछुआ। कछुआ, इसका एक मतलब कछुआ भी होता है। ठीक है, इसका कच्छप भी इसको बोल सकते हैं, कच्छप भी बोल सकते हैं। तो इसका कांटा से कहीं कोई लेना देना नहीं हो, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए, शुनक। शुनक मतलब क्या होता है? शुनक नाम है, मतलब नाम का टाइटल है आप, तो ये भी जो है ना, कांटा से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब एक सूम होता है। सूम का मतलब क्या होता है? ये भी नहीं होगा। सूम का मतलब होता है कंजूस। कंजूस होता है, इसका मतलब कृपण होता है। कृपण भी इसका मतलब होता है। और एक सूम का मतलब लहसुन भी होता है। ठीक है, इसका मतलब लहसुन भी होता है। मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो आप कंजूस, कृपण, लहसुन भी समझ सकते हैं। तो इसका कहीं कांटा से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा आंसर इस केस में होगा सूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि मुहावरा का सही अर्थ वाला विकल्प बताइए। ठीक है, छलनी कर डालना। छलनी कर डालना का सही अर्थ क्या होगा? अब यहाँ पे शब्द अगर बनाया जाए छलनी कर डालना, तो यहाँ पे दे सकते हैं, प्रेमी के बातों से प्रेमिका, प्रेमी ने अपने बातों से प्रेमिका का मन छलनी कर डाला। छलनी कर डाला, यानी कि प्रेमी ने ऐसी बात ही की, इस तरह की बात ही उसने कर दी कि प्रेमिका का मन क्या हो गया? छलनी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? छलनी कर डालना मतलब होता है शोक विह्वल कर देना, शोकाकुल कर देना। यानी कि शोक मतलब क्या होता है? निगेटिव सेंस में होगा। शोक मतलब क्या होगा? मतलब बात का बुरा लग जाना। हाँ, शोक विह्वल कर देना मतलब बात सूट नहीं करना, दुख पहुंचाना, मन को दुख पहुंचाना, उसको बोलते हैं शोक विह्वल कर देना। तो प्रेमी ने ऐसी बात ही की जो प्रेमिका के मन को छलनी कर डाला। शोक विह्वल मतलब काफ़ी दुखी कर डाला। ये इस तरीके से सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। अब देखिए, रौनक होना। रौनक का मतलब क्या होता है? रौनक का मतलब होता है खुश होना। रौनक का मतलब खुश होना है, तो यहाँ पे छलनी कर, शोक विह्वल कर दिया, तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं। और मन में वैराग पैदा कर देना। वैराग का मतलब क्या होता है? वैराग मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति
वैसा मतलब अवस्था जो सांसारिक चीज़ है, जो सांसारिक चीज़ को तुच्छ माने, वह मतलब अकेला रहना पसंद करे, एकांतवास, उसको मन में वैराग हो जाना, यानी कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, भौतिकवादिता है, उससे उसका मन उठ जाना, उसके मन के अंदर वैराग पैदा हो जाना। तो यहाँ इसका भी ये मतलब नहीं है। बेफिक्र होना मतलब जिसे फिक्र ना हो, जिसे कोई फिक्र ना हो, कोई चिंता, जिसे कोई चिंता ना हो, बेफिक्र होना है, मतलब फिक्र की कोई बात ही ना हो इसके अंदर, तो ये भी ना होगा। यहाँ तो हो रहा है कि छलनी कर डाला, यानी कि दुखी पहुँचा दिया अपनी बातों से, ठीक है। तो ये हमारा इसका सही सही विकल्प होगा, शोक विह्वल कर देना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, गलत बर्तनी ज्ञात कीजिए। गलत बर्तनी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ कि सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए क्या हो रहा है? कलह हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो संपत्ति कैसे लिखते हैं? संपत्ति दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये संपत्ति ऐसे हो जाएगा, दूसरा तरीका है सम तो में ये लगेगा जी, संपत्ति, ये। तो ये हमारा गलत बर्तनी है, कौन सा? संपत्ति। अब यहाँ पे देखिए कलह, कलह बिल्कुल सही है, कलह ये जो है ना बिल्कुल सही है, सभी भी बिल्कुल सही है लिखा हुआ, भाइयों भी बिल्कुल सही रूप से लिखा है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है संपत्ति वाला, ये गलत तरीके से लिखा हुआ, और हमको चूंकि गलत बर्तनी ही ज्ञात करना था, इसके लिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, और ये सभी आंसर कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप संपत्ति को इस तरीके से लिख लीजिए, अगर आता है एग्जाम में तो बिल्कुल ऐसे बनाइए इसको, ठीक है। संपत्ति हमारा इसका सही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द। यहाँ पे रेखांकित, जो रेखा के द्वारा अंकित किया गया है आधुनिक शब्द, इसके विलोम शब्द को ज्ञात करना है। विलोम मतलब क्या शब्द? उल्टा शब्द जी, उल्टा, विपरीत। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा या विपरीत, ठीक है। तो आधुनिक, आधुनिक का क्या मतलब होता है? हमको सबसे पहले तो आधुनिक का मतलब समझना पड़ेगा। तो आधुनिक का मतलब ही होता है नया, नवीन। आधुनिक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, यहाँ पे अगर आप देखें, आधुनिक, आधुनिक का मतलब क्या होता है? इसको आप नया बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब नवीन, नवीन भी होता है, नया हो गया, नवीन हो गया, मतलब हाल फिलहाल का हो गया। तो देखिए इसका विलोम पूछ रहा है। अब यहाँ पे पौराणिक है, पौराणिक मतलब क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, ठीक है। पुराना, पौराणिक मतलब पुरान के समय का हो जाएगा, पुरान के। उद्यमी मतलब होता है परिश्रम करने वाला, मेहनती। और ये जो होता है अनुद्यमी मतलब क्या होता है? जो मेहनत ना करे, जो मेहनत न करे, जो परिश्रमी न हो, जो परिश्रमी न हो, उसे क्या बोलते हैं? अनुद्यमी। नए मतलब क्या होता है? नए मतलब तो नया ही होता है। और ये होता है नवीन, नवीन, नवीन मतलब क्या होता है? यहाँ भी नया ही होता है, नया ही होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ही नया हो गया, तो ये भी नहीं होगा, चूंकि क्या है? विलोम शब्द बोला, उल्टा शब्द बोला है हमको। यहाँ पे पर्यायवाची नहीं बोल रहा है, यहाँ पे हमको उल्टा बोल रहा है। विलोम का मतलब होता है एंटोनिम, सिनोनिम नहीं। तो नवीन नहीं होगा, नए का मतलब ही नया हो गया, ये भी नहीं होगा। और ये अनुद्यमी, जो मेहनत परिश्रमी जो है न करे, इसका भी इससे कोई संबंध नहीं है। तो अगर आप देखें तो पौराणिक मतलब कहता है क्या होता है? पुराना। तो ये हमारा आंसर होगा, आधुनिक का उल्टा पौराणिक हो जाएगा, पुराना, नया के जगह पे पुराना हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो गया, पौराणिक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि दिए गए कोष्ठक शब्द में तत्सम रूप का सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तत्सम रूप, अब देखिए पहले ही बोले थे तत्सम मतलब क्या, आपको पहले से ही बताया है तत्सम और तद्भव। फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि संस्कृत के हूबहू शब्द। तत्सम का मतलब है कि संस्कृत के हूबहू शब्द, ठीक है। और ये है संस्कृत के हिंदी में परिवर्तित शब्द, परिवर्तित शब्द, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ बोले तत्सम रूप का सही विकल्प हमको चुनना है इसमें। तो पहले वाक्य को पढ़ लीजिए। वाक्य में देखिए कि आप सभी को यहाँ खाली स्थान से जाने के लिए कहा गया है। तो कोष्ठक में, यानी कि हमको कोष्ठक ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ दिया हुआ है, इसी का तत्सम रूप प्राप्त करना है, ठीक है। देखिए अन्न मतलब क्या होता है? अनाज होता है, अनाज होता है, अन्न का मतलब होता है अनाज। तो ये तो इसका तत्सम शब्द यहाँ का होगा नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। और अग्र मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है आगे, ये भी
यहाँ का तत्सम शब्द नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप आक्र की बात करें, इसका जो है, इसका मतलब होता है आँख। हाँ, ये भी इसका तत्सम शब्द नहीं होगा। तो अत्र जो होगा हमारा सही आंसर होगा यहाँ। अत्र को ही तद्भव में यहाँ बोला जाता है, तो ये हमारा तत्सम हो गया। और ये शब्द जो है ना यहाँ, इसको हम तद्भव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिए अगर तत्सम शब्द चुनने के लिए कहा गया है तो हमारा आंसर क्या होगा? अत्र होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि ब्रैकेट में दिए गए शब्द के तद्भव रूप। वहाँ पे हमको तत्सम पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? तद्भव रूप पूछा जा रहा है। ठीक है, हिंदी में रूपांतरित शब्द पूछा गया है, संस्कृत वाला। देखिए, किले की सुरक्षा के लिए परिकूट होना चाहिए, खाली स्थान परिकूट होना चाहिए। तो परिकूट को तद्भव में क्या बोलते हैं, हमको उसी का पता लगाना है। देखिए, परिकूट को सैनिक तो बोलते नहीं। सैनिक मतलब क्या होता है? सेना होता है, ये तो होगा नहीं। अब देखिए, पर्याप्त मतलब क्या है? पूरा, मतलब जितना पर्याप्त, मतलब पर्याप्त का मतलब होता है पूरा। तो परिकूट होना, किले की सुरक्षा के लिए पूरा होना चाहिए। ना ना, ये भी फिट नहीं बैठ रहा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 15, किले की सुरक्षा के लिए परिकूट 15 होना चाहिए। क्या 15 होना चाहिए? ये तो बिल्कुल बेतुका वाला बात हो गया। 15 ये भी गलत आंसर है। तो किले की सुरक्षा के लिए परिकूट का जो सही तद्भव रूप होगा वो होगा परकोटा, कोटा। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। परिकूट हमारा तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप है परकोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो रेखांकित शब्द है उसके लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करना है। ठीक है जी, अब देखिए, रेखांकित शब्द है हमारा शुद्ध गाय। शुद्ध गाय जी, गाय भला शुद्ध होता है? गाय शुद्ध होता है क्या? गाय कैसे शुद्ध होगा? दूध उसका शुद्ध होता है। यहाँ देखिए, अब हम पढ़ के देखते हैं एक एक उदाहरण करके कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, दूसरा है परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अब आगे चलते हैं, यहाँ शुद्ध दूध का गाय मिलता है। अरे बाबा, अरे बाबा, बताओ, शुद्ध दूध का गाय मिलता है, ये तो बिल्कुल अटपटा है, इसलिए ये सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं होगा। ये वाक्य हमारा पहले ही कैंसिल हो गया। यहाँ पे शुद्ध दूध का गाय मिलता है, गाय वाला दूध मिलता है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलता है, यहाँ पे क्या है? शुद्ध गाय की दूध मिलता है। तो ये जो है ना, यहाँ शुद्ध गाय की, ये भी अगर हम मात्रा के हिसाब से देखें तो ये भी हमारा वाक्य बिल्कुल सही नहीं है। और परिवर्तन, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये सबसे परफेक्ट वाक्य दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चूंकि यहाँ पे बोल रहा है सही शब्द वाले विकल्प, तो यहाँ गाय का शुद्ध मिलता है, ये हमारा आंसर होगा। और परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है, परिवर्तन की आवश्यकता थी, इसके लिए ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वाक्य को पढ़ने के बाद ही जज कर सकते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए। कहीं पे मात्राएं की अधिकतर गलती करके उसमें एरर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए जी, सवाल नंबर 12 में क्या पूछ रहा है? सही बर्तनी ज्ञात कीजिए। सही बर्तनी मतलब क्या? शुद्ध रूप, शब्द का शुद्ध रूप, उसमें जो गलती किया गया है उसका शुद्ध रूप। अब यहाँ पे देखिए पढ़ के, शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। अब रेखांकित शब्द बोल रहा है, तो रेखांकित मतलब क्या? जो यहाँ पे रेखा द्वारा अंकित शब्द है, हमको उसी का आंसर ढूंढना है। तो शीघ्र, आप देखिए क्या पढ़ा जाता है, ये लिखा है शीघ्र, ऐसा नहीं होता है। शीघ्र को क्या बोलते हैं? शीघ्र। शीघ्र को शीघ्र ऐसे लिखा जाता है, शीघ्र। तो हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, शीघ्र जो है, अगर आप देखें तो शीघ्र, ये शीघ्र तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये शीघ्र में क्या है? ये यहाँ ऑलरेडी सेम ही दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। शीघ्र होता है, इसमें शी जो बोलते हैं उसमें हमारा ज़्यादा समय लगता है, वो दीर्घ ई कार होता है, बड़ी ई होता है। तो हमारा ये आंसर जो होगा ना, सही होगा। ये भी गलत हो गया। शुद्ध वर्तनी वाला हमारा ये शीघ्र होगा। शीघ्र को हम शीघ्र लिखते हैं ना, कि इसको पढ़ेंगे तो शीघ्र हो जाएगा, शीघ्र। लेकिन होता क्या है? शीघ्र। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। इसमें बोला जाता है कि जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, वैसे हमको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, जिसका उदय हाल में हुआ हो, इसके लिए हमको सार्थक शब्द चुनना है। ठीक है जी,
जिसका उदय हाल में हुआ हो उसके लिए हमको सार्थक शब्द चुनना है। तो देखिए, नवोढ़ा का मतलब क्या होता है? नवोढ़ा का मतलब होता है नौजवान स्त्री। इसका मतलब ही होता है नौजवान स्त्री, ठीक है, यानी कि युवती बोल सकते हैं, युवती, ठीक है, नवोढ़ा। तो जिसका उदय हाल में हुआ हो उसका नौजवान स्त्री युवती से कोई मतलब है क्या? ना ना ना, सही विकल्प तो ये बिल्कुल नहीं है इस वाक्यांश के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। नवजात, नवजात का मतलब क्या होता है? नवजात का मतलब तो समझ ही रहे हैं, नवजात मतलब जो नया नया जो बच्चा होता है उसको नवजात बोलते हैं। तो यह एकदम बिल्कुल नवजात नया बच्चा, यह भी इसका उदय हाल हुआ, जिसका उदय में हाल हुआ, ये भी इसका मतलब नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे नटराज, नटराज का मतलब क्या होता है? नटराज का मतलब होता है नृत्य के राजा। इसका अर्थ होता है नृत्य के राजा। हाँ, जैसे नृत्य के राजा कौन थे? भगवान शिव थे, भगवान शिव को नटराज कहा गया। भगवान शिव, कृष्ण भी थे, कृष्ण भी, इनको भी नटराज कहा जाता है। तो ये भी हमारा जिसका उदय में हाल हुआ हो, जिसका उदय हाल में हुआ हो, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नवोदित, देखिए इसका अर्थ जानिए, ये होता है नवजोर उदित, नवजोर उदित, नवोदित। अगर हम देखें, नव मतलब क्या होता है? नया, हाल में, हाल में ही, हाल में ही, उदित मतलब क्या? उदय, उदय होना। तो जिसका उदय हाल में हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे? नवोदित बोलेंगे, नवोदित। तो हमारा सबसे जो सटीक सार्थक शब्द होगा इसके लिए वो नवोदित होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अब यहाँ पे पूछा गया है रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित क्या है? बेरहमी। बेरहमी मतलब क्या होता है? बेरहमी मतलब होता है कठोर दिल वाला। बेरहमी मतलब, बेरहमी की अगर हम बात करें तो ये होता है कठोर दिल वाला, दिल वाला, जिसमें कठोरता हो, जिसके अंदर रहम ना हो, ठीक है। अब देखिए, अगर हम सब्र की बात करें तो सब्र का मतलब क्या होता है? धैर्य होता है। तो धैर्य का बेरहमी से कहीं कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बुराई तो अपने आप में बुराई होता है, इसका भी बेरहमी से कहीं कोई लेना देना नहीं है। और कठोर क्या होता है? कठोर जो होता है, कठोर तो समझ से क्रिटिकल होता है कठोर, यह भी बेरहमी का क्या है? बेरहमी का एक तरह से पर्यायवाची ही समझ लीजिए। बेरहमी और कठोर दिल वाला लगभग समान हो गया। तो यहाँ पे रहम दिली, रहम दिली का मतलब होता है कि जिसमें दया, जिसके दिल में, जिसके दिल में दया का भाव हो, दया का भाव हो, यानी कि क्या? रहम हो, जिसके दिल में क्या हो? दया का भाव हो या फिर रहम हो, उसको क्या बोलते हैं? रहम दिली, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, बेरहमी मतलब कठोर दिल वाला, तो इसका उल्टा हो जाएगा रहम दिली वाली, जिसके हृदय में दया का भाव होगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है, जो विकल्प दिए गए उसमें से 3 विकल्प त्रुटियुक्त है जबकि एक सही विकल्प है, और उस सही विकल्प का हमको चयन करना है। 3 विकल्प हमको गलत मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें से एक विकल्प जो है बिल्कुल सही सही है और हमको उसी का चयन करना है। तो हम आगे पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं पढ़ करके क्या है। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, रविवार में, रविवार में, रविवार में, ये तो बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहा है, ये वाक्य ही गलत लग रहा है, त्रुटिपूर्ण लग रहा है। मैं तुमसे रविवार के दिन, देखो वार मतलब होता है क्या? दिन। तो फिर से यहाँ पे के दिन लगाना ये ठीक नहीं है, यहाँ पे सुपरफ्लूअस हो जाता है इंग्लिश के हिसाब से। तो ये भी सेंटेंस सही नहीं, वाक्य सही नहीं है। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, ये भी गलत है। और मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, यहाँ भी वही चीज़ है, ये भी गलत है। तो सबसे जो सही इसमें एक विकल्प होगा वो होगा ए, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, यानी कि रविवार के दिन मिलूंगा, इसी में छुपा हुआ है। तो ये हमारा सबसे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 5 सवाल, वो गद्यांश से है। जो हमारे 5 सवाल रहेंगे वो हमारा गद्यांश से रहेगा। गद्यांश मतलब जी कहानी का एक छोटा सा अंश दिया हुआ है, और इसी अंश को पढ़ करके हमको उसमें 5 सवाल दिए रहेंगे। अगर हम इसको थोड़ी सी बारीकी से पढ़ लें तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और इसमें 5 का 5 नंबर लेके जा सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई दुमत नहीं है। तो आइए सबसे पहले सरसरी निगाहों से फटाफट इसको पढ़ते हैं और तब फिर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है।
ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही खाली स्थान होता है। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन का खाली स्थान करना भी काफ़ी कठिन है। यह वो पहली और आवश्यक वस्तु है जिसे सभी हर सुबह सबसे पहले देखते हैं। यह हमें पूरे विश्व में हो रही खाली स्थान के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, अब आगे देखिए, समाचार पत्र व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक मुद्दों, बेरोजगारी, खेल, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विज्ञान, शिक्षा, दवाइयों, अभिनेताओं, मेलों, त्योहारों, तकनीकों आदि की जानकारी हमें देता है। यह हमारे ज्ञान, कौशल और तकनीकों खाली स्थान को बढ़ाने में भी हमारी सहायता प्रदान करता है। पहले के समय में समाचार पत्रों में केवल खबरों का विवरण प्रकाशित होता था, लेकिन हालांकि अब इसमें बहुत से विषयों के बारे में खबरें और विशेषज्ञों के विचार, यहाँ तक कि लगभग सभी विषयों की जानकारी भी निहित होती है। बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के और खाली स्थान के उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। समाचार पत्र या अखबार में दैनिक जीवन की सभी वर्तमान घटनाएं नियमित रूप से छपती है। देखिए, हमने एक बार इसको पढ़ लिया इसका मतलब हमें इतना तो समझ आ गया बिल्कुल कि यह समाचार पत्र की महत्ता के बारे में बात की जा रही है कि हमको, मतलब हम जो समाज के व्यक्ति हैं समाचार पत्र से किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ये यहाँ पे रहेगा 16 से लेके 20 तक, कि ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही होता है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही होता है। अब देखिए यहाँ पे, ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही विफल होता है। समाचार पत्रों के कारण विफल होता है, ये तो बिल्कुल मतलब फिट नहीं बैठ रहा है इसमें। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही देखा होता है, ना ना ना, ये भी गलत लग रहा है, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। और ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही मुश्किल होता है। जी नहीं, जिस तरीके से हमने इस गद्यांश को पढ़ा है और इसमें हमको पता चला कि समाचार पत्रों की महत्ता के बारे में बात की जा रही है, उससे हमको होने वाले फ़ायदा के बारे में बताई जा रही है, बात की जा रही है। तो मुश्किल, विफल, देखा, ये सब नेगेटिव चीज़ तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही संभव होता है। संभव होता है यानी कि संभव हो पाता है। ठीक है, तो हमारा सबसे जो सटीक आंसर वो संभव होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की करना भी काफ़ी कठिन है, खाली स्थान। ठीक है, अब देखिए, आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की ज़रूरत करना भी काफ़ी कठिन है। जी, ज़रूरत, समाचार पत्र से ज़रूरत का कोई मतलब सही संबंध नहीं है, तो यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे समाचार पत्र के जीवन की आवश्यकता करना भी काफ़ी कठिन है, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है जी। अब देखें, तो समाचार पत्र के जीवन की संरचना करना भी काफ़ी कठिन है, संरचना भी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो क्या बैठेगा यहाँ पे, देखिए अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आज के भी समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की कल्पना करना भी काफ़ी कठिन है। जी हाँ, समाचार पत्र की महत्ता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके बिना जीवन की कल्पना करना भी काफ़ी कठिन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कल्पना। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमें पूरे विश्व में हो रही खाली स्थान के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, यह हमें पूरे विश्व में हो रही, क्या खेलों के बारे में जानकारी देकर, पूरे विश्व में केवल खेल होता है क्या? तो ठीक है, आगे देखते हैं, हमारे पूरे विश्व में हो रही संकल्पनाओं, ये भी सही आंसर इसमें नहीं फिट बैठ रहा। यह हमें पूरे विश्व में हो रही त्योहारों, केवल त्यौहार के बारे में अखबार या समाचार पत्र जानकारी नहीं देता। अगर यहाँ पे देखें, केवल खेल के बारे में भी हमारा समाचार पत्र जानकारी नहीं देता। यहाँ पे होगा घटनाओं, पूरे विश्व में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी दे करके हमको यह वर्तमान समय से जुड़े रखने में काफ़ी मदद करता है। देखिए, घटना के अंदर हमारा खेल की भी बात हो जाएगी, संकल्पना की भी बात हो जाएगी और त्यौहार की भी बात हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको पार्टिकुलरली करें तो इससे हमें केवल इसी चीज़ का बोध होता है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। समाचार पत्र के द्वारा हम हर तरह की घटनाओं के बारे में सजग होते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए आगे के सवाल पे आइए। अब है,
यह हमारे ज्ञान, कौशल और तकनीकी खाली स्थान को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। यह हमारे ज्ञान कौशल को बढ़ाने में तकनीकी मांग तकनीकी मांग को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है ना, ये भी बिल्कुल सटीक नहीं लग रहा है। यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी बात को बढ़ाने में ना, ये भी सटीक नहीं लग रहा है। कौशल और तकनीकी संख्या को बढ़ाने में, ये भी यहाँ पे सटीक नहीं बैठ रहा है। तो क्या होगा, अब एक ही आंसर होगा इसका, जागरूकता। यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी जागरूकता को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, इस प्रकार मतलब आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि सबसे फिटेस्ट शब्द वर्ड का हमको इसमें यूज करना है। ठीक है, अब देखिए इस सेशन का सबसे अंतिम सवाल जो 20 नंबर का है, 20वां नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें है कि ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही क्या हो रहा है, संभव हो पा रहा है। ये लगता है कि इसमें ये पहला क्वेश्चन, ये जो है ना, ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पे इसकी जगह पे दूसरा होना चाहिए था, सवाल दूसरा आ गया इसमें। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे देखें कि बाज़ार में, यहाँ से हम पर से बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाज़ार में उनकी खबरों के और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। यहाँ पे इसका क्या होगा आंसर, खबरों के विवरण, जो सटीक बैठ रहा है वो आ रहा है, खबरों के विवरण और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। ठीक है, समाचार पत्र या अखबार में दैनिक जीवन की सभी वर्तमान घटनाएं नियमित रूप से छपती है। कुल मिलाकर के आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि समाचार पत्र के बारे में बात की गई। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को ये सेशन कैसा लगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको सही से इसका सॉल्यूशन कराया जाए। फिर भी आप इसमें हो रहे कोई भी दिक्कत, कोई भी सुझाव के लिए हमेशा कमेंट्स भेजने के लिए आप फ्री हैं। आप हमें ज़रूर कमेंट्स भेजें, मुझे ये बताएं कि आपको और किस तरीके से मैं सहायता प्रदान कर सकता हूं। मैं आपको बता दूं कि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आपको एसएससी जीडी हिंदी के एग्ज़ाम में 20 में 20 सवाल सही करवा के लाने हैं, यानी कि आपको 40 नंबर बिल्कुल गारंटेड मिलना चाहिए। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और बिल्कुल सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाने में फोकस कर रहा हूँ। तो ठीक है, हम फिर इसी तरीके से आपके लिए फिर से नए प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लगातार फ़ायदा उठाने के लिए, अच्छी से तैयारी करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रोजगार संग विपिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही तुरंत पता चल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, तो आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।